नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डेली लाइव शो पैसा बोलता है में। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। और अगर आप इस शो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि इस शो में हम बाजार की प्री ओपनिंग सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही आज आपको किन सेक्टर्स और किन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे खास गेस्ट हैं मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अंकित जी, गुड मॉर्निंग सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गुड मॉर्निंग शरद सर। और मेरे साथ मेरे को होस्ट सत्यम सिंह भी जुड़ चुके हैं। सत्यम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी अंकित, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सत्यम। शरद सर, सबसे पहले इंडेक्स की तरफ चलते हैं सर। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में। ज़्यादातर बैंक निफ्टी में गिरावट करीब 1.5% की, लेकिन जो कुछ नतीजे आए आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो कुछ नतीजे आए वो कहीं ना कहीं हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं और आज के सेशन में वो कहीं ना कहीं प्ले आउट भी करेंगे। ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज का आपका क्या व्यू बन रहा है और आज रेंज क्या रहने वाली है सर इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए? यूजुअली मैं न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता हूं, बट इवन देन वी नीड टू डिस्कस द सेम। जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टिव है। बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती है। अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे जब 21 मार्च 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ, तब तक बाजार का बॉटम बन गया था। याद पड़ता है 23 मार्च को करीब 7700 निफ्टी के पास निफ्टी का बॉटम बन गया था। और इसके बाद देखिए निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई तो बाजार को नेगेटिविटी चलेगी लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं चलेगी। अगर आप इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें देखिए तो रशिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है बिकॉज ऑफ रशियन इंटरफेरेंस। आप ये देख रहे हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और पेट्रोलियम साइट्स पर अटैक नहीं कर पाया, लेकिन ये अंत नहीं है। इसको बाजार ये मान के चले कि दिस इज द एंड ऑफ द थिंग्स, इट इज नॉट। तो ये फर्दर एस्केलेट हो सकता है और यही वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से पाए की बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। नाउ फुल स्टॉप, आई विल नॉट डिस्कस दिस न्यूज एनीमोर, आई डोंट रिएक्ट ऑन दिस, बट मैं यहाँ पर दर्शकों को बोलना चाह रहा था, ये मत मान के चलेगा कि अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। जिस तरह से फ्राइडे को एक ब्रेकडाउन आया वो बिल्कुल कहीं भी चार्ट्स पे नहीं था, डेटा में नहीं था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको शॉर्ट कर पाया होगा बाजार। नाउ कमिंग बैक टू द डेटा, जो सबसे पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि देखिए अभी भी फ्राइडे को भी 4000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर फिर बाय किया फायर है। तो देखिए स्टॉक फ्यूचर लगातार अगर आप पिछले वीक में देखें तो फायर ने बाय किया है। जहां अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे स्टॉक्स बाय किए। अगर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको शेयर करूंगा कि किन सेक्टर्स में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो 40-45 स्टॉक हैं जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो 965 करोड़ की बाइंग हुई है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो करीब 1432 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर बाइंग हुई है और 3000 करोड़ की स्टॉक कैश की सेलिंग हुई है, जिसको 4000 करोड़ बाय करके डीआई ने अब्सॉर्ब कर लिया है। अब यहां पर देखें 47% शॉर्ट कॉल बिल्डअप बना हुआ है, तो शॉर्ट कॉल गया नहीं कहीं, ऊपर की तरफ बिकवाली का माहौल बना है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे अच्छी बात इस डेटा में, पॉजिटिव बात क्या है कि जो एफआईआई का लॉन्ग 33% के आसपास पिछले पूरे सप्ताह में एचडीएफसी का रिजल्ट आने के बाद से बना हुआ था वो बढ़ गया है, अब 36% हो गया है। तो फ्राइडे को 9300 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई ने काटे शॉर्ट साइड पर और 8400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर ऐड किए। तो देखिए ये थोड़ा सा मुझे दिखता है। पहली बात, पिछले 10 साल का डेटा है मेरे पास 2014 से 2024, मैंने 33% से एफआईआई लॉन्ग को कभी 50% 80% जाते नहीं देखा है हिस्टोरिकली। हमेशा वो गिर करके 8 से 12% 15% के आसपास आया है और भी गिरावट हुई है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि 33% पर जब से एचडीएफसी का रिजल्ट आया ये जो लॉन्ग बिल्डअप है ये सस्टेन हो गया और ऊपर की तरफ चल रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप आउट। नाउ अगर आप देखेंगे तो अब अगर आप ऑप्शन चेन देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए 31 तारीख का तो 24,192 का क्लोज, 24 आप देखिए 24,250, 24,300 से ऊपर सब जगह पर कॉल राइटर का, बेशक पुट राइटर ने पोजीशन काटी है तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस हिल गया है, मतलब बाजार ऊपर की तरफ जाने की संभावना थोड़ी कम है जब तक 24,200 सस्टेन ना करेंगे। तो 24,200 सस्टेन करेगा, यहां पर जो कॉल राइटर खड़ा है करीब 1,02,000, ये जब तक पोजीशन नहीं काटेगा तब तक बुलिशनेस नहीं बनेगी। तो नीचे की तरफ बेस है 24,000 के पास, 24,000, 24,100।
तो अगर आप देखें तो ट्रेडिंग जोन क्या हो जाता है निफ्टी में, ट्रेडिंग रेट हो जाता है 24,076 से 24,270 330 मैक्सिमम, मतलब मैंने मैक्सिमम जोड़ दिया 24,270 330, मतलब मैंने 24,300 का भी इसके अंदर आप देखेंगे तो स्ट्राइक जोड़ दिया है, जहां पर आप देखेंगे अच्छा खासा कॉल राइटर का बेस है। अगर आप 24,300 को देखें तो करीब यहाँ पर 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 1,11,000 तो फ्राइडे को ही ऐड हुए, और कॉल राइटर तो 28,000 पोजीशन छोड़कर गया है। तब भी मैं पुल बैक मान के चल रहा हूँ कि चलिए ठीक है, मैक्स पॉसिबल केसेस एक पुल बैक 24,270 210, आप एक लेवल और लिख लीजिए 24,210 270 की जगह, अगर वहीं से पलट जाए तो भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप ट्रेड कैसे करेंगे, तो निफ्टी का आपको क्या करना है, 24,200 का पुट खरीदना है 7 नवंबर का। अब ये महीना तो छोड़ दीजिए, 7 नवंबर की एक्सपायरी खरीदिए, वरना थीटा डिके होगा, आप प्रीमियम बचेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, करंट भाव है 217, बाजार ऊपर की तरफ चले, डिप मिले तो 146 से 160 में खरीदिए इसको, और आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए इसका करीब 115 के पास, और एक 310 का टारगेट रखिए। अगर ये जोन कट जाए, अगर देखिए जो मैंने अभी जोन जिक्र किया 24,200 का पुट राइट, अगर कॉल राइटर पोजीशन कवर कर ले कन्विंसिंगली, घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कवर करके ऊपर चलने लगे, तो ये पुट आपका 146 के नीचे गिरेगा, 113-15 तक स्टॉप लॉस लेके जाएगा। उस परिस्थिति में आप कॉल खरीदिएगा 24,200 का 7 नवंबर का। देखिए डबल ट्रेड आपको करना पड़ेगा, कई बाजार में ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि एफआई का डेटा पॉजिटिव है, ऊपर कॉल राइटर का जोन है, अगर वो कट गया कॉल राइटर का 24,200 तो आप कॉल लेके जाएंगे, तो आपको जो आपने थोड़ा बहुत लॉस पुट में दिया है वो आप लंबी पोजीशन 7 नवंबर तक लेके जाएंगे, तो एक बड़ा आपको बिल्डअप खुलेगा। अब अगर आप देखें बैंक निफ्टी को, तो यहां भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, क्लोज आया 50,846, उसके बाद आप देखें 50,900 51,000 से लेकर के ऊपर की तरफ सब जगह पर कॉल राइटर का बेस है, 51,000 से 51,500 पे सब पुट राइटर पोजीशन छोड़ के चले गए। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 51,000। यहां देखिए 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कॉल में खड़े हैं, 75,000 फ्राइडे को ही राइट हुए हैं, 62,000 शॉर्ट पुट काट गए लॉन्ग्स, मीन्स उनको लग नहीं रहा कि 51,000 सस्टेन होगा। तो जोन क्या आता है आपके पास, जोन ट्रेडिंग आता है 50,382 478 नीचे की तरफ सपोर्ट, और ऊपर 51,060 51,057 का रेजिस्टेंस सबसे बड़ा। अगर कोई पुल बैक आएगा तो इसी जोन तक आएगा। अब ट्रेड कैसे करें, तो 51,000 का आउट ऑफ द मनी पुट खरीदिए 6 नवंबर का, 610 का भाव है, गिरावट में 500 से 575 के बीच मेरे तो खरीदिए, 780 930 का टारगेट रखिए। अगर ये पुट आपका 1 घंटा 500 के नीचे सस्टेन कर जाए, तब आप एक काम कीजिएगा, इन दैट केस आप उस सस्टेनेंस के केस में यहां पर आप एक काम कीजिएगा कि आप कॉल खरीद लीजिएगा 51,000 का 7 नवंबर का, उसको होल्ड कीजिएगा, वो 7 नवंबर तक आपको फिर अगर कॉल राइटर के जोन कटते हैं कोई, क्योंकि आईसीआईसीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप देखिए कौन कौन प्लेयर भगाने वाले हो गए बैंक निफ्टी को, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस, तीनों बड़े प्लेयर्स बिल्कुल रेडी हैं बैंक निफ्टी को भगाने के लिए। तो बिल्कुल देखिएगा आप, यहां पर क्या है, सेटअप शॉर्ट का है, लेकिन लॉन्ग का भी सेटअप मैंने दिया है, क्योंकि बाजार भगवान, मतलब अगर आप देखेंगे तो प्राइस इज गॉड, भाव भगवान है। अगर वो कॉल राइटर को जोन कट जाता है, बिल्कुल कॉल खरीद के जाइएगा उस केस में। अदरवाइज अगर वो जोन नहीं सस्टेन होता है, नीचे गिरता है, तो आपका पुट आपको बड़ा फायदा देगा। जी बिल्कुल। तो इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए आज की रेंज शरद सर की तरफ से बता दी गई है। किसी भी ट्रेड में आप एंटर करते हैं, आज इस रेंज का ध्यान जरूर रखें, और क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इस समय पर आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत है। जी, और बैंक्स के नतीजे अच्छे आए हैं, इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड्स एक तरीके से शरद सर ने दी हैं। निफ्टी अगर आप 24,200 का पुट ऑप्शन लेना है 7 नवंबर की एक्सपायरी, और अगर ये सस्टेन नहीं होता है, ये नीचे आता है, तो आपको 24,200 की ही कॉल लेनी है 7 नवंबर की एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेड सेटअप है, 6 नवंबर की एक्सपायरी, 51,000 का पुट ऑप्शन लेना है आपको, और अगर ये अर्ली चार्ट पर 500 के नीचे आता है तो आपको 51,000 का ही कॉल ऑप्शन लेना होगा 6 नवंबर की ही एक्सपायरी। सर आगे बढ़ते हैं, जो हमारे डेरिवेटिव साइट्स में ट्रेडर्स हैं, उनके लिए आज की कॉल्स कौन कौन सी हैं? जी, तो देखिए 2 बैंक सबसे पहले, आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर स्टॉप लॉस 1236, टारगेट 1290 1330। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, अभी मौका लेगा डिस्कस करूंगा। सिटी यूनियन बैंक देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है, पहले भी मैंने स्टॉक इन फोकस में इसका जिक्र किया है। जिस दिन जिक्र किया था उसके बाद देखिए स्टॉक गिरा ही नहीं, जितना बैंक निफ्टी गिर गया स्टॉक गिरा नहीं, इनहेरेंट बुलिशनेस है।
स्टॉप लॉस डालिए फ्यूचर में 164 पे, टारगेट लगाइए 174, 178। बड़े टारगेट आपको इसमें अगर होल्ड करेंगे एक्सपायरी में, हो सकता है अगर 200 भी आ जाए तो इट्स नॉट उसको मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक्सिस बैंक का फ्यूचर है। देखिए आज एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल को लेकर के कोई न्यूज है तो अगर गैप अप खुले तभी काम कीजिएगा, गैप डाउन खुले इग्नोर कर दीजिएगा। सेम इज द केस विद यूनियन बैंक एंड सेम इज द केस विद आईसीआईसीआई बैंक। केवल गैप अप के केस में ही बाय ऑन डिप्स रखिएगा। एक्सिस बैंक फ्यूचर में भी देखिए गैप अप खुले, स्टॉप लॉस डालिएगा 160 का, आपको 1235, 1275 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर आपको एक अच्छा बिल्डअप आपको देखने को मिल सकता है। माफ कीजिएगा 1160 गलती से लिख गया है, ये 1200 है। सो देखिए ओएफएसएस, मैंने ओएफएसएस देखिए उस दिन आपको बोला था रिजल्ट अच्छे आएंगे, मुझे लगता है यहां पर बुलिशनेस बनी रह सकती है। स्टॉप लॉस डालिएगा 10,440 का, अगर गैप अप ओपन होता है बिल्कुल खरीदिएगा, 10,440 का स्टॉप लॉस डालिएगा। 11,380, 11,800 ये जोन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए मैं काफी समय से बोल रहा हूं कि बड़ा बिल्डअप एफआई के द्वारा आईटी में हो रहा है, फार्मा में हो रहा है, जितने भी हॉस्पिटल चेन एंड डायग्नोस्टिक्स हैं वहां पर एक बड़ा बिल्डअप है। तो देखिए यहां पर ओएफएसएस के अंदर आप देखिएगा 10,440 का स्टॉप लॉस, 11,380, 11,800 का टारगेट। एस्कॉट्स, देखिए एस्कॉट्स के मैं फ्यूचर खरीद रहा हूं, केवल फ्राइडे को सस्टेन हुआ है। एलएनटी फाइनेंस की कमेंट्री आई थी, मैं उसको सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला है कि रूरल कंजम्पशन इंटैक्ट है और ट्रैक्टर सेल्स अच्छी आ रही हैं, ट्रैक्टर्स का उनका जो डिस्बर्समेंट है वो अच्छा है। और अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर में कहीं प्रेशर है। तो एस्कॉट्स पे आप देखिए रिजल्ट्स भी है, स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अगर गैप अप खुल के सस्टेन करे तभी खरीदेगा। स्टॉप लॉस डालेगा 3450 पर, 3590 और 3700 का टारगेट। बड़ी गिरावट आई है, इस वजह से भी एस्कॉट्स में गिरावट आई है कि इन्होंने अपना बहुत ही एक अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस जो रेलवे का था वो सोना बीएलडब्ल्यू को सेल कर दिया, माफ कीजिएगा। तो इस वजह से और इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक सस्टेन करता है, अब यहां से रिजल्ट्स को डिस्काउंट करेगा क्योंकि काफी गिरावट आ गई है। रिजल्ट्स को डिस्काउंट करता है तो गैप अप खुलेगा, 3450 का स्टॉप लॉस लगेगा, 3590 और 3700 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। जी, तो आज जो हमारे इंडेक्स ट्रेडर हैं उनमें उनके लिए फ्यूचर्स की कई सारी कॉल्स दे दी हैं सर ने। बैंक निफ्टी बैंकिंग के कई काउंटर्स जैसे सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा आईटी से ओएफएसएस के फ्यूचर में खरीदारी की रहा है और स्कॉट्स के फ्यूचर में खरीदारी की रहा है। सर स्टॉक में किसी ऑप्शन ट्रेड में कहीं कुछ बनता हुआ सेटअप दिख रहा है आपको? जी जी, तो देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब आईटीसी का रिजल्ट देखेंगे तो और ओबरॉय के रिजल्ट से देखना शुरू करिए, तो वहां से अगर आप ओबरॉय रियल्टी के रिजल्ट से देखेंगे, इसके बाद आइए आईटीसी करे तो होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। देखिए शैले होटल्स के अच्छे रिजल्ट आए, मुझे उम्मीद है इंडियन होटल का भी रिजल्ट अच्छा आएगा। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, 700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, गैप अप ओपन होता है तो बिल्कुल खरीदेगा। 13 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। 38 और 52, 3852 रुपए का टारगेट के लिए आप इसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। मेरे ख्याल से 4-5 नवंबर के लगभग 5 से 7 नवंबर में इसका रिजल्ट है। उससे पहले रिजल्ट से तो पहले प्री पोजीशनिंग लॉन्ग साइड पे हो सकती है। बेहतरीन रिजल्ट आएगा ये बिल्कुल मान के चलिए। सिटी यूनियन बैंक देखिए बिल्कुल बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, 175 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। देखिए इंडियन होटल का 700 का कॉल ऑप्शन मैंने आपको दिया, स्टॉप लॉस 13, टारगेट 3852। सिटी यूनियन का 175 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लीजिए, 4 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लगता है ये 7.5 से 9.5 रुपए आपको दिखाई देगा। ये दोनों एक्सपायरी यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, दोनों एक्सपायरी आप नवंबर की मैंने दी है आपको। अक्टूबर की एक्सपायरी ट्रेड नहीं करनी है, थीटा डिके हो जाएगा सर, होल्ड मत कीजिएगा। नवंबर की एक्सपायरी में आप दोनों ट्रेड लेकर के चलेगा। दोनों मैंने ट्रेड नवंबर एक्सपायरी के दिया। जी सर, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 2 ट्रेड्स ऑप्शंस की। पहला सिटी यूनियन बैंक, नवंबर की एक्सपायरी जैसा आपको दिख रहा है लिखा हुआ। 175 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना है आपको, 7 रुपये 50 पैसे और 9 रुपये 80 पैसे के टारगेट के लिए। दूसरा है इंडियन होटल्स, जिसमें आपको 700 का कॉल ऑप्शन लेना है, नवंबर एक्सपायरी, 38 और 52 रुपये का टारगेट, 13 रुपये का स्टॉप लॉस। जी चलिए शरद सर आगे बढ़ते हैं। हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आज की कॉल्स क्या होने वाली हैं और कौन से स्टॉक पर आज आपका फोकस रहेगा सर? जी, तो देखिए सबसे पहले मैं 2 सेक्टर भी आपको बताया था जहां पर सबसे अच्छे रिजल्ट आए, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आए। पहला आया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आप निपॉन को देखिए, आप एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट को देखिए, यूटीआई एमसी को देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आए। सीडीएसएल के भी उसी श्रृंखला में रिजल्ट अच्छे आए।
क्रिसिल का देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसके अलावा दूसरा सेक्टर है, अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक चेन, लाल पतला आप देखिए, मैंने कई बार आपको रेकमेंड किया है। एस्टर डीएम के रिजल्ट देखिए बहुत अच्छे आते हुए आपको दिखाई दिए हैं। जी। इसके अलावा आप देखिए ऑर्थो केयर के रिजल्ट अच्छे आते हैं आपको दिखाई दिए हैं। तो ये पूरी चेन है जहां पर देखिए आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आईटी के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर देखिए एम्फेसिस है, परसिस्टेंट सिस्टम है, कोफोर्ज है, ओफेसिस है, साइंट है, ये सब के रिजल्ट आपको अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो देखिए यहाँ सब पे आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। अब आप देखिए उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए दो स्टॉक लेकर के आया हूँ। पहला है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। देखिए एस्टर डीएम को आप देखिए तो ऑपरेशनल रेवेन्यू आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली आपका एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो वाई वाई बेसिस पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग एबिटा करीब 48% देखने को मिला है। सिक्वेंशियली भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे 25 में, अगर लास्ट ऑफ द अगर 24 से कंपेयर करेंगे तो 18% वाई वाई ऑपरेशन रेवेन्यू बढ़ता दिखाई दिया, ऑपरेटिंग एबिटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और यहां पर आप देखेंगे तो जो पर क्लाइंट रेवेन्यू है वहां पर भी आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो देखिए बिल्कुल स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अगर चार्टिकली भी देखेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कई बार थ्रोबैक्स आते हैं ब्रेकआउट में, तो आपको करना क्या है, 448 का भाव है, 448 अभी जहां खुले खरीद लीजिएगा और डिप्स में 422 तक खरीदिएगा तो एवरेज प्राइस आपका हो जाएगा 435 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाइएगा 396 का। कम से कम 520 का टारगेट आपको जनवरी तक देखने को मिल सकता है। दूसरा आप लीजिएगा क्रिसिल। देखिए यहां पर आप देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशनल इनकम अगर आप देखेंगे तो वाई वाई बेसिस पर 10.5% बढ़ती हुई 10.3% बढ़ती हुई दिखाई दी है। पीबीटी में 14% इंक्रीज दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो अगर 9th मंथ बेसिस पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो देखिए ग्रोथ अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट बैंक ने इशू किए हैं। बैंक्स को स्पेशली दिक्कत थी क्रेडिट की, डिपॉजिट की, तो कई सारे आपको कमर्शियल सीडीज आपको बैंक के द्वारा इश्यूएंस होते हुए दिखाई दी, उसमें क्रिसिल का रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन क्रिसिल में आपको देखने को मिला है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। मुझे लगता है 5080 का भाव है। डिप्स पे बाय कीजिए 5080 पे और 4840 तक आप खरीदारी कीजिए। आपका एवरेज भाव हो जाएगा 4960 के आसपास। जो 5.5% का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा 4700 रुपया। टारगेट आपको करीब 15% का 5700 रुपया कम से कम मिलेगा जनवरी तक। उसके ऊपर भी जा सकता है। दोनों स्टॉक क्रिसिल और ये दोनों एस्टर डीएम दोनों आपको आपके टारगेट के ऊपर भी जाते हुए दे सकते हैं। होल्डिंग पीरियड जनवरी तक का आपको लेके चल रहा है। बिल्कुल जी। तो आज एस्टर डीएम और क्रिसिल दो कॉल्स दी हैं सर ने। सर आगे बढ़ते हैं और जो कुछ नतीजे हैं उनकी बात कर लेते हैं। आज हमें बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बैंक्स के नतीजे थोड़े अच्छे आए और सबसे पहले नतीजे हम डिस्कस करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ही। इनके प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है सर। नेट इंटरेस्ट इनकम इनका सुधरता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए थोड़ा गिरता हुआ। नेट एनपीए में भी गिरावट दर्ज की है कंपनी ने। सर नतीजों को ध्यान में रखते हुए आपका क्या व्यू बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक पर? जी, तो दो बातें दर्शकों शेयर कर। देखिए यहाँ पर आपका जो पुट का ट्रेड था वो निगेट हो गया क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो गई आपके जोन के ऊपर। अभी यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो केवल कॉल का ट्रेड आपका खड़ा, आपका निफ्टी का पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसी जोन में जो रेजिस्टेंस का जोन है वहां खुला है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपके जो क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, देखिए एग्जैक्टली आपको 51,007 का लो देखने को मिल रहा है। जो इस जोन पर आप बेचने को मैंने आपको बोला था, रेजिस्टेंस दिखाया था, देखिए उसके ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का डे लो क्या है, 51,012 और मैंने आपको लेवल क्या दिया था, 51,007, 51,042। तो देखिए अब आपका कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप ये अगर आपने लिया है तो आप बिल्कुल कॉल लेकर के चले यहाँ पर, आप शॉर्ट ना करें और निफ्टी को छोड़ दें, निफ्टी को सस्टेन होने दें थोड़ी देर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर 270, 300, 320, 330 ना सस्टेन हो तो आप पुट खरीद करके लेके जाइएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में आप बुलिश होकर के जाइए, कॉल अपना खरीद लीजिए और मुझे लगता है आपने एग्जीक्यूट भी कर लिया होगा। अच्छा, अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए बिल्कुल
आप सत्यम जी सही कह रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जी। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो अगर आप नेट इंटरेस्ट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.5% बढ़ती हुई दिखाई दी है। कोर ऑपरेटिंग इनकम 9.8% बढ़ती हुई, बहुत क्लीन, बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप डीप डाइव करेंगे थोड़ा रिजल्ट में तो बहुत अच्छे नंबर्स है, बहुत अच्छी कमेंट्री भी देखने को मिल रही है। डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छी, आप देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो वाई करीब 18% के आसपास की ग्रोथ है। सेविंग्स की 14% के आसपास की ग्रोथ है। सेविंग्स में थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली भी सेविंग्स और करंट में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। जो 1760 बिलियन का डिपॉजिट था, तो जो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 1,76,000 करोड़ का डिपॉजिट था करंट का, वो बढ़ करके 1,83,000 करोड़ हो गया है। जो आपका सेविंग्स था उसके अंदर भी एक अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला है। दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं। टर्म डिपॉजिट में भी देखने तो बहुत समय बाद मुझे कोई बैंकिंग का नंबर इस क्वार्टर में दिखा है जहां कासा ग्रोथ में सेविंग, करंट, टर्म तीनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पेंटेबुलस नंबर्स, और देखिए बाजार को सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है बिल्कुल अगर आईसीआईसीआई बैंक, आप जैसा मैंने रिकमेंड किया था, बिल्कुल आप आईसीआईसीआई बैंक को अपने पास रखिए। मुझे लगता है यहां पर स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक में आपको बनती हुई दिखाई देगी। वो 1280 के जोन में ही खुला है। आपको बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना है 1325 के टारगेट के लिए। जी। चलिए शरद सर, एक और नतीजे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे हमें देखने को मिले। नेट प्रॉफिट में अगर हम ईयर ऑन ईयर पर देखें तो करीब 70% की गिरावट देखने को मिली, और साथ ही जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम था वो करीब 21% से बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर, और टेक्निकली क्या टारगेट्स यहाँ पे देखेंगे? जी, तो देखिए रिजल्ट बुरे नहीं है। अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो रिजल्ट खराब नहीं है। मतलब मैं जैसा देख पा रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट ग्रोथ सिक्वेंशियली आप देखिए तो एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। कासा डिपॉजिट में भी एक ठीक ठाक ट्रैक्शन देखने को मिला है सिक्वेंशियली। तो यहां पर देखिए उतना खराब नहीं है। जिस तरह का रिजल्ट आपको अब देखने को मिल गया है कई सारे बैंक्स में, मुझे लगता है एक अच्छा बेस इसका था। करीब दिसंबर और जनवरी 2023 में एक बेस था 62 रुपए, 60 रुपए, 62 रुपए का। उसी जोन में स्टॉक आज आपको खिलता हुआ दिखाई दिया, नीचे की तरफ गिरा है और स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है 5% की गिरावट, इसके अंदर ठीक ठाक एक गिरावट देखने को मिल रही है। जिस जोन में है बिल्कुल इसको ट्रेडिंग बनता नहीं है। यहाँ पर अभी मैं कुछ भी लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूंगा। बाजार का टेक्सचर ऐसा नहीं है कि इसको लॉन्ग किया जाए, माफ कीजिएगा। अगर ये कहीं 65 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए, उस स्थिति में 70 रुपए से 75 रुपए के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कीजिएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। जी बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं और डीएलएफ के नतीजों की भी चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स रहे। 122% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 46% की, 46.5% की, 1975 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। पिछले क्वार्टर में देखें तो इसी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 1347 करोड़ का रेवेन्यू था। आज स्टॉक में भी सर लगभग 4.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। डीएलएफ आपको कैसा लग रहा है यहाँ से सर? देखिए इन द मीन टाइम मैं बता दूं, सिटी यूनियन बैंक का 2.5% ऊपर है सर जी। और देखिए आप जी अभी 2-3 दिन पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था, मुझे लगता था रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। देखिए आज 3% ऊपर है बैंक ऑफ बड़ौदा। सीडीएसएल में देखिए 5.5% की तेजी आज आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली। मैंने पहले भी देखिए सत्यम जी, अगर आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था कि जितने भी रियल्टर्स हैं, ओबरॉय रियल्टी, जितने एफएनओ वाले हैं, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ और इसके अलावा इंडियन होटल, सभी के रिजल्ट अच्छे आएंगे। बेहतरीन रिजल्ट दिया है। देखिए ऑपरेशनल रेवेन्यू 47% वाईओआई, क्वार्टरली 45% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो एबिटा देखिए 19% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सिक्वेंशियली बेहतरीन रिजल्ट है। पहले भी देखिए कुछ दिन पहले मैंने डीएलएफ का कॉल भी दिया था, मुझे याद पड़ता है कि डीएलएफ को खरीदने के लिए मैंने दिया था शायद फ्यूचर्स में। तो देखिए डीएलएफ में मुझे लगता है बिल्कुल एक सस्टेनेंस है। यस, एक ब्रेकडाउन आया, गिरावट आई, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक सस्टेन कर रहा है, गैप अप खुला है। 765 के पास एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे लगता है धीरे धीरे 850-900 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कोई है किसी का पोजीशन है तो बिल्कुल बनाकर रखे। मुझे लगता है 860-900 रुपए की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएगा। जी।
जी शरद सर, दो काउंटर्स, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर आज उनके बोनस की बात भी है, बोनस शेयर्स भी इशू किए जाएंगे और साथ ही इन्फोसिस की तरफ से इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया जाएगा। ऐसे में ये दोनों ही काउंटर्स आज किस तरीके से प्ले करना है सर इनमें? जी तो देखिए, हाँ, सबसे पहले मैं देखिए इन्फोसिस टूटा ही नहीं। इस पूरे जोन, इस पूरे झगड़े में देखें जो हुआ निफ्टी के अंदर, इन्फोसिस के अंदर आप देखिए 1982 का सपोर्ट सप्लाई जोन बना रहा 4-5 सप्ताह करीब। सपोर्ट जोन इसका नीचे की तरफ आप देखें 1820 और करीब 1840 के पास बना हुआ है। मुझे लगता है कोई है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जैसे ही 1900 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त बुलिशनेस आएगी। 1980 2120 के टारगेट आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। तो करंट भाव पे भी कोई चांस लेना चाहे तो बिल्कुल मुझे लगता है 13-14% का अपसाइड 2120 के लिए है। एक स्टॉप लॉस डाले 1840 के पास, इसके अंदर बना रहे। देखिए रिलायंस को लेकर के मैं माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। यहां पर देखिए, अगर आप देखें टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक ओवर सोल्ड है, वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स दोनों पर। तो एक जोन है 2630 का। 2630 क्या है? 2630 अगर आप देखेंगे तो 8 जनवरी के बाद, मतलब इस पूरे साल का एक कंसोलिडेशन बेस का ब्रेकआउट इस जोन का दिया था स्टॉक ने। उसी जोन के आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है। कोई पुल बैक आता है यहां पर 2630 के आसपास के सपोर्ट से 2590, 2630 का सपोर्ट आप मान लीजिए, तो इसको 2760, 2770 के जोन तक खींच करके लेकर के जाएगा। मुझे बड़ा बुलिशनेस तभी दिखाई देगा जबकि ये 2770 के ऊपर चलना शुरू करेगा, सस्टेन करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन वही बना हुआ है। तो देखिए पुल बैक आने दीजिए। मुझे लगता है उसके बाद ही जो है इसके अंदर एक आपको वो देखने को मिलेगा। और आज देखिएगा तो 1320 रुपए के आसपास, माफ कीजिएगा 1320 रुपए के आसपास इसका ट्रेड हो रहा है अभी, राइट आफ्टर बोनस। तो देखिए यहां पर बिल्कुल सपोर्ट जोन पर आकर के खड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि करीब अभी है 1450 के ऊपर जाने दीजिए, इसके बाद ही इसके ऊपर कोई कॉल लीजिएगा। जी सर, एक और नतीजों की बात कर लेते हैं। यस बैंक के भी नतीजे आए। आज स्टॉक में लगभग 10% की तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में 145% का शानदार उछाल 553 करोड़ का किया है। मैनेजमेंट की भी कुछ कमेंट्री आई है सर। नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एनपीए में गिरावट लगभग 1.6% पर ग्रॉस एनपीए इनका है और नेट एनपीए फ्लैट 0.5% पर क्यू ऑन क्यू बेसिस। कैसा लग रहा है सर यस बैंक, और आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को? तो देखिए अदर इनकम अगर आप सिक्वेंशियली देखें तो अदर इनकम में, नॉन इंटरेस्ट इनकम में बड़ी तेजी है। करीब 1199 करोड़ के अगेंस्ट 1407 करोड़ की नॉन इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम आप देखें तो सिक्वेंशियली गिरी है 1.9%, वाई 14% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो मोर और लेस बाजार सेटिस्फाइड है, क्योंकि टोटल नेट इनकम 4.8% सिक्वेंशियली, 15% वाई बेसिस पे, जैसे आपने बताया, बिल्कुल बाजार को एक अच्छा सिग्नल दे रहा है। वैसे भी काफी पिटा हुआ स्टॉक है। तो मुझे लगता है इस कंडीशन में बिल्कुल यस बैंक के अंदर आपको, यस बैंक के अंदर देखिए अभी जो माहौल बना हुआ है, ये मुझे लगता है कि एक जो इसका बेस है नीचे की तरफ, दैट इज समवेयर अराउंड 18 रुपया से लेकर के और 19 रुपए के पास इसका एक बेस है। मैं इस पे तब तक ट्रेड नहीं करूंगा सर जब तक ये कोई भी पुल बैक आएगा। देखिए तो 24 रुपए आएगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक स्टॉप लॉस डालिए 19 रुपए का और आप 24 रुपए के टारगेट खड़े रहिए। आपको एक अच्छा ट्रेडिंग मूव यहाँ पर आपको यस बैंक पे देखने को मिल सकता है। 21 रुपए से आप मानिए 15% का अपसाइड आपको 24 रुपए तक देखने को मिलेगा। बट यही अगर आप सिक्वेंशियली नेट इंटरेस्ट इनकम में कोई ग्रोथ देखने को मिली होती तो शायद ज्यादा ये 24 का भी ब्रेकआउट आता। जब 24 का ब्रेकआउट आएगा उस कंडीशन में मैं इसको 27 रुपए से 30 रुपए का टारगेट दूंगा। इन दैट केस मुझे लगता है 27 से 30 रुपए जाएगा। बट अभी आप अगर ट्रेडर पर, क्योंकि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप 24 रुपए का टारगेट लेकर के 18 रुपए के 19 रुपए 30 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रख करके पोजीशन बना सकते। जी सर। जी शरद सर, एक और रिजल्ट्स हमने देखे मैक्रोटेक डेवलपर्स के, जहां पर हमें प्रॉफिट में करीब 98% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ ही जो रेवेन्यूज़ में हमें 50% ईयर ऑन ईयर का जंप देखने को मिला। साथ ही मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए 1770 का टारगेट दिया गया है, यानी कि करीब 65% का अपसाइड पोटेंशियल सर यहाँ पे। मैक्रोटेक डेवलपर्स कैसा नजर आ रहा है सर आपको? जी तो देखिए बिल्कुल मैक्रोटेक का
बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड साउथ बॉम्बे में है. Other than that, they are expanding into different parts of the country, majorly into Pune. तो देखिए ये प्राइस ड्राइवर्स है. दे आर नोन फॉर ड्राइविंग द प्राइसेस, राइट. रियलाइजेशंस काफी अच्छे होते हैं. तो मैक्रोटेक देखिए, जो चार्टिकली आप देखिए तो 1130 1150 ये एक बड़ा सप्लाई जोन है. जब तक ये नहीं टूटता है मैं बाय का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा. जोन टूट जाए 1130 1150 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप 1290 और 1400 के टारगेट के लिए बिल्कुल उसको खरीद सकते हैं. और अगर ऐसा कुछ होगा देन आई विल कम बैक टू यू. अभी के लिए डीएलएफ देखिए आज 4% ऊपर है. आप देखिएगा ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको इसमें अगर मैं एक ऑर्डर बनाऊं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, इसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी. तो मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल एक बार नजर बना के रखनी चाहिए. मैक्रोटेक को 1150 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर कॉल लीजिएगा. जी सर, दो पेट्रोलियम काउंटर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं. उसके बाद हम दर्शकों के भी सवाल लेंगे. भारत पेट्रोलियम और ऑयल इंडिया, इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया है सर. अरुणाचल प्रदेश में एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया, जिसमें इन दोनों की हिस्सेदारी 50-50 ही रहेगी. आपको ये दोनों काउंटर्स कैसे लग रहे हैं सर? देखिए अभी क्या है, जिस तरह की माफ कीजिएगा, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टॉक के अंदर बहुत साफ दिख रही है. वो प्रेशर दिख रहा है इनके अंदर. तो देखिए अगर आप इंडियन ऑयल को भी देखिए तो एक ब्रेकडाउन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मिला है और स्टॉक उसको सस्टेन कर रहा है, उसके नीचे खिसकने की कोशिश कर रहा है. तो जब तक वो जोन नहीं टूटता है, 150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं इस पे बाय का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा. मुझे लगता है फर्दर गिरावट कहीं 138 140 138 तक के जोन में हो सकती है. सिमिलरली बीपीसीएल में देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन मिला है 320 318 320 के जोन के नीचे. इसका सपोर्ट जोन था सबसे बड़ा, ये एक डिमांड जोन था, उसको नीचे की तरफ तोड़ा है. तो नीचे का रास्ता खुल जाता है कहीं आपका 292 285 की तरफ जी. तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको अभी नहीं खरीदना चाहिए. थोड़ा सा सस्टेन हो जाए तो 320 के ऊपर तो इस पे कॉल लीजिए. और आईओसी करीब 150 के ऊपर सस्टेन करे तब आप इस पे कॉल लीजिए. फर्दर गिरावट हो सकती है. जी सर. चलिए शरद सर, आज कुछ काउंटर्स हैं जिनके नतीजे भी आज सामने आएंगे. इसमें कुछ बड़े काउंटर जैसे कि भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, इसके अलावा अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट्स, इन चारों काउंटर्स पर आज कैसे प्ले करना है सर? तो देखिए अभी क्या है, बहुत बोलना मुश्किल हो गया. जिनके चार्ट अच्छे हैं, देखिए जहां पर अच्छा बिल्डअप है, बिल्कुल रिजल्ट बहुत सरप्राइज आ रहा है. देखिए डिक्सन का रिजल्ट अच्छा आया, 10% 11% स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया. तो देखिएगा मुझे लगता है आज पीएनबी का रिजल्ट है. ये एक ऐसा काउंटर हो, मैं पीएनबी, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मान करके चल रहा हूँ. एक सीक्वेंस शुरुआत अगर आपको याद हो सकते हैं जी, यूको बैंक का रिजल्ट अच्छा है, यूनियन बैंक का अच्छा है, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया. तो आप देखिए जो छोटे मझोले बैंक है उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा था. तो मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला में पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट अच्छा आया, पीएनबी है, आपका कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक है, सब अच्छे आएंगे, सब बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेंगे. तो पीएनबी का एक बेस बना हुआ है 92 रुपए से 97 रुपए. स्टॉक उसी को सस्टेन करता हुआ दिख रहा है. ये क्या जोन है? ये पूरे साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का जोन है. मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक पुल बैक पॉसिबल है. हो सकता है पुल बैक आपको 106 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे. तो इन दैट केस बिल्कुल आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं. मुझे लगता है 92 रुपीज के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिए, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए 106 के टारगेट के लिए. पीएनबी में बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए. इसके अलावा देखिए सन फार्मा, ये पूरा जितनी भी गिरावट आई इस पर फार्मा सेक्टर ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, डिफेंसिव सेक्टर है. और अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा भी सस्टेन करता हुआ दिख रहा है. तो मुझे लगता है कि अगर सन फार्मा आज कहीं 1858 का भाव है, ये 1880 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तब आप इसको खरीदारी कीजिए. 1960 के भाव मुझे लगता है बिल्कुल उसके अंदर खुलते हुए दिखाई दे. जी, तो रिजल्ट्स के लिए भी सर ने दो काउंटर्स बता दिए जिन पे आप प्ले कर सकते हैं. आज इन दोनों के ही नतीजे आने वाले हैं, पीएनबी और सन फार्मा. आगे बढ़ते हैं सर, कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों के. अनुज सिंह जी का सवाल आ रहा है. इनके पास एनएचपीसी है और 87 रुपये 87 रुपीज़ के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है और ये पूछ रहे हैं कि क्या करंट लेवल्स पे इन्हें और एवरेज आउट करना चाहिए. जी, तो देखिए 73 रुपए का सपोर्ट है एनएचपीसी को जी, माफ कीजिएगा. और अगर 73 के नीचे फिसल गया तो फिर एक गिरावट और आपको फर्दर नीचे की तरफ 60 रुपए के जोन में आती हुई दिखाई देगी.
तो अभी आप एवरेज मत कीजिए, देखिए कि 78 का भाव है, थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए, एक सप्ताह ग्रीन कैंडल में क्लोज करे, इसके बाद आप एवरेज कीजिएगा। पुल बैक आपको 91 टू 95 इस जोन में एक पुल बैक मिलेगा करंट भाव से, तो वहां पर आप देखिएगा कि आप प्रॉफिट में है, लॉस में, अगर आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉफिट में है, आप बिल्कुल निकल जाइएगा। जी सर। जी शरद सर, अगला सवाल गुंजन का आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि सर टाटा टेली में इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 85 की है। कह रही हैं कि सर आपने एडवाइस किया था कि 73 पर एवरेज कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल ये शेयर 73 के नीचे आ चुका है। जी पीसीआर टाटा टेली कम्युनिकेशंस है। जी, तो देखिए इसको आने दीजिए। अगर आप देखेंगे तो गिरावट के बाद एक जो कंसोलिडेशन सपोर्ट था 73 रुपए का, आपने बिल्कुल सही बोला, वो टूट गया है, उसके ऊपर चलने दीजिए। अभी इसको बिल्कुल मत आप एवरेज कीजिए, इसके ऊपर जाने दीजिए, 73 के ऊपर जाने दीजिए। बिल्कुल देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है गिरावट के बाद, तो कई बार ट्रेंड निगेट भी होता है, स्टॉक ऊपर की तरफ भी चलता है, हाउएवर दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो देखिए अगर 73 के ऊपर सस्टेन कर जाए, बिल्कुल एवरेज आउट कीजिएगा, आपको 89 से 100 रुपीज तक के टारगेट वहां खुलते हुए दिखाई देंगे। आप देखिएगा आपका मनी मैनेजमेंट आपको क्या अलाउ करता है, अगर आपको उस दौरान आप प्रॉफिट दिखे, बिल्कुल आप एग्जिट कीजिएगा। जी बिल्कुल। राजन पांडे जी का सवाल आ रहा है सर, ये लिखते हैं कि इन्हें वारी एनर्जीज का आईपीओ अलॉट हुआ है, 1 लॉट इन्हें मिले हैं और ये इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 3 सालों के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। क्या ये सही रणनीति होगी? लिस्टिंग के बाद इन्हें होल्ड करना चाहिए काउंटर? जी देखिए, अगर आप वारी एनर्जीज को देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ मैंने आपसे शेयर किया था, तो मोर और लेस थोड़ा सा प्रीमियर वाज ऑन द बेटर साइड, रीजन बीइंग उनका 6000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक था और उनके क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग थे। इसके बावजूद आप देखिए काफी दिनों के बाद एक अच्छा आईपीओ आपके पास आता हुआ दिखाई दिया है। आप ये याद रखिएगा, देखिए मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, यहीं पर देखिए बहुत अच्छा सवाल निकल के आता है सत्यम जंगी जी, किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए उस दिन भी मैंने आपको बोला था, जो स्टॉक नॉन फॉसिल एनर्जी की तरफ काम कर रहे हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, उसी में से देखिए वारी है। अगर आप देखिए सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, स्टॉक कैपेसिटी 12 गीगावाट के आसपास है, तो अगर आप देखेंगे तो मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल, मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स कंपनी बनाती है। तो यहां पर आप देखिएगा बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कंपनी को देखिएगा तो 30 जून एज ऑन 30 जून करीब 12,000 करोड़ के आसपास का असेट है, रेवेन्यू करीब 3500 करोड़ रुपए के आसपास का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 400 करोड़ के आसपास का है। तो अगर आप देखिए 3500 करोड़ रुपए का करीब 4, तो करीब 12-15% का प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छी खासी कंपनी की नेटवर्थ है करीब 4500 करोड़ के आसपास। बिल्कुल मुझे लगता है अगर खुलता है और प्रॉफिट में खुलता है, तो बिल्कुल पहले तो प्रॉफिट बांधिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, एग्जिट कर जाएगा। देखिएगा अगर दिन के हाई के ऊपर जहां लिस्ट हो रहा है उसके ऊपर जाकर के दिन का 3:15 पर क्लोज आपको दिखाई दे, 3:15 के आसपास आपको समझ में आ जाएगा, तब खरीद के अगले दिन के लिए लेकर के जाइएगा, वरना मत लेकर के जाइएगा। जी बिल्कुल सर। चलिए एक और सवाल आ रहा है सर, ये पूछ रहे हैं कि एमएमटीसी पर आपकी क्या राय बन रही है, साथ ही अशोक लेलैंड पर भी ये जानना चाहते हैं। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 188 की है सर अशोक लेलैंड में। जी तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर जो आईटीसी की उस दिन रिपोर्ट आई वो थोड़ी सी डैम्पनर थी। देखिए मैंने शेयर भी किया था आईटीसी के रिजल्ट के दौरान। तो यहां पर देखिए कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उतना गिरावट नहीं है। अगर आप एल&टी फाइनेंस की रिपोर्ट देखेंगे, श्रीराम फाइनेंस को सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उस तरह का गिरावट नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद अशोक लीलैंड का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं खरीदूंगा। मुझे 220 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 220 आप सही प्राइस है, 218 के ऊपर सस्टेन कर जाए, फिर आप इसको खरीदिएगा। उस स्थिति में आपको 240 का टारगेट मिलेगा सर। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं स्टॉक पर, मुझे नहीं लगता कि फर्दर वीकनेस है, लेकिन अभी तुरंत जंप करके नहीं, 218 के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन करें, खरीदेगा, बड़ा टारगेट 240-246 का आपको मिलेगा। जी सर। शौमिक डे जी का सवाल ले लेते हैं सर। जीएमआर पावर इनके पास है 44 रुपए के भाव पर, ये पूछ रहे हैं कि इस काउंटर में इन्हें क्या करना चाहिए। ओके, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा। जी तो देखिए मैंने कंपनी फाइनेंशियल्स नहीं देखे, मैं टेक्निकली राय आपको दूंगा। बिल्कुल देखिए अभी अगर आप हैं
तो बिल्कुल बने रहिए। इस स्थिति में आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 110 रुपए के आसपास और बिल्कुल बने रहिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो इसके अंदर एक पुल बैक पॉसिबल है जो 140 रुपए तक आ सकता है, तो 140 के पास बिल्कुल आएगा ये स्टॉक एक बार घूम करके। वहां देखिएगा आपका मनी मैनेजमेंट पॉजिटिव होता है या नहीं होता है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट वहां पॉजिटिव होता है, बिल्कुल आप जो है एक दांव लीजिएगा लॉन्ग साइड पर। ये और ऊपर की तरफ जाएगा, 160 180 की तरफ भी जाने की ताकत रखेगा, लेकिन अभी आप 110 का स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए। जो पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन जोन का एक डिमांड जोन यहाँ पर सबसे बड़ा आपको देखने को मिले। जी चलिए श्योर सर, थैंक यू सो मच सर हमारे